नमस्कार सर, मैं अर्चना शर्मा EVNW स्टोरी से। आज हम लोग बात करेंगे जो इतना विस्तृत आपने इतना सुंदर वेलनेस सेंटर बनाया है, जी, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। जी। किस तरह से आपने शिक्षा से शुरुआत करी और शिक्षा से आगे एक इस पूरे नए फील्ड में जिस पर जी। अभी तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है और वो मुझे लग रहा है दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। जी। तो कहाँ से आइडिया आया आपको? इसका सबसे पहले तो मेरी छोटी बहन अर्चना का मैं स्वागत करता हूँ। आइडिया एक्चुअल में हम सब समाज के जिस पार्ट से आते हैं, जो समाज के जिस हिस्से से आते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि भी हमारे यहाँ निरंतर बीमारियों की संख्या बढ़ रही है। हर घर में बीमार पैदा हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसमें अर्चना जी एक ना कुछ दिन पहले मैं यूं माने कि लगभग 1.5 साल पहले आपके जयपुर में महावीर कैंसर में किसी पेशेंट का मैं पता लेने गया था। मेरे काफी नजदीकी थे वो, और वहां पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कैंसर जैसे एक ऐसे रोग से पीड़ित है जो सब जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। बड़ा मन व्याकुल हुआ। फिर वहां से निकलते बस मन में यही एक ख्याल आ रहे थे कि भी क्या हम लोग कैसे इससे बाहर आए और क्या कारण रहे इसके। कभी कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हमारे एक आम होती जा रही है, जो कि हम कभी सुना करते थे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या की, फलां गांव के अंदर, फलां शहर में या फलां रिश्तेदार को, ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता था। और फिर वो जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि ये सारा जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी दिनचर्या है, अगर हमने इसको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बहुत तेजी से ये कैंसर ही नहीं, सब तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो मैंने फिर उसी समय एक निर्णय लिया। हालांकि हम लोग उस समय भी एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे। अभी भी हमारे मेडिकल कॉलेज की एनओसी जो है वो लगभग तैयार ही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैंने कहा मैंने जो सोचा, मैंने ये सोचा कि भी हम किस तरह से एक सहज, सरल और साधारण तरीके से आम आदमी को जागरूक करके किस तरह से उसको घर से ही व्यवस्थित करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसका एकमात्र जो है वो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और इससे जुड़ी हुई जो भी हमारी पैथी है, वही एक हल है। कोविड के बाद हमने देखा कि काफी जागरूकता आई लोगों में जी, नेचुरोपैथी और इन सब वेलनेस को लेकर। जी। इसका क्या कारण लगता है आपको? उस समय पहली बार लोगों को पता लगा कि जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिल रही है उसकी कीमत क्या है। पहली बार इतने समय तो वो जाते थे, कभी कभार हॉस्पिटल के अंदर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते थे, वो घंटा 2 घंटे लगाया, उसके बाद पेशेंट ठीक हुआ या जैसे भी हुआ और वो चले आते थे, तो पता नहीं लगा। फिर उस दौरान पता लगा कि शुद्ध वायु की कीमत क्या है, जो अनमोल हमें हमारे परमात्मा ने हमें दे रखी है, उसकी कीमत क्या है। और उसके साथ साथ पता लगा कि भी वास्तव में जो हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इसका हमारे शरीर में महत्व क्या है। और कोरोना के बाद तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से वो उस त्रासदी ने आम आदमी को जागरूक करने का बहुत बड़ा एक मैं उसको योगदान मानता हूं, कोरोना महामारी को, कि उससे आम आदमी सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जी। अब जैसे हॉस्पिटल्स हम देखते हैं हर जगह खुले हुए हैं, काफी बड़े चिकित्सालय मुझे लगता है आजकल हर जगह पर अवेलेबल है। जी। लेकिन अब किस चीज का क्राइसिस दिख रहा है? वेलनेस का, नेचुरोपैथी का, आयुर्वेदा सेंटर्स का, और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है। जी। इसके लिए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? उसका एक ना जो सबसे बड़ा कारण है कि आप कोई भी चीज है बच्चे से शुरू होती है। अब बच्चा पैदा हुआ, वो जैसे ही होश संभालता है, वो देखता है कि मैं एक हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरे बुखार हुआ, मेरे मम्मी पापा लेकर गए, वहां से ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक हो गया। हमारा एक माइंडसेट हो चुका है कि भी हम दवा से ही ठीक होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर हो चाहे हमारी बॉडी हो, ये हमें खुद ठीक करती है। हमारी बॉडी अपने आप इम्यून सिस्टम से ठीक होती है। मेडिसिन सिर्फ एक सपोर्ट करती है आपको जल्दी ठीक होने के लिए। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे
कि हमारी बॉडी हमारे को ठीक कर रही है, तब तक हम इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो लेते रहेंगे। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, ठीक तो आपको खुद को होना है, और ठीक जो होने का सबसे बड़ा कारण रहेगा वो आपका खान पान रहेगा, आपकी दिनचर्या रहेगी। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस समय खाना है और किस समय नहीं खाना, तब तक आप चाहे कोई भी पैथी हो आपको ठीक नहीं कर सकते। खान पान की बात आती है तो दूसरा जो हमारा एक टॉपिक आता है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड। आज हर स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने अथाह बहुत सारे ठेले वाले, रेडी वाले, फास्ट फूड कॉर्नर्स, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं। अब इस तरह का खान पान अगर बच्चे खाएंगे तो उसमें यानी किस तरह से ये वेलनेस, गट हेल्थ, ये सारी चीजों को कैसे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि एक हेल्दी हम लोग ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करें। अर्चना जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। दुर्भाग्य क्या है कि जो भी हम खा रहे हैं उसके बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम, और मालूम है भी तो भी वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जो हम जंक फूड आज खा रहे हैं वो तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, और जीभ का जो स्वाद है वो लगातार, जैसे कि सब जानते हैं कि भी जो हमारा डोपामिन रिलीज होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है उसको, कि भी ठीक है वो खा ले, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, वो भी है। जब तक हमारे बच्चों को, हम सबको, और मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को इस बात की जागृति नहीं आएगी कि ये जो हम खा रहे हैं ये हमारे लिए जहर है, तब तक मेरा तो ये मानना है कि ये बीमारियों की संख्या भी बढ़ती रहेगी और बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ती ये प्रश्न यही है कि किस तरह से लोगों को आप अवेयर करो कि भाई जो खा रहे हो वो जहर है, क्योंकि इस तरह का कोई भी वो सिस्टम है नहीं। हम लोग सोशल, आप देखेंगे हमारे वाघवट वेलनेस में लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अवेयर कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी कर रहे हैं। ये तो क्या पूरे समाज को और आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं सबको एक इस बात को समझना भी पड़ेगा कि अगर हमने इस जंक फूड से बाहर नहीं आए तो आने वाले 5-7 सालों में ही हमारा जो भारत देश है वो, मैं समझता हूँ कि विश्व के सबसे ज्यादा जो बीमार देश है उसकी श्रेणी में आ जाएगा। डायबिटीज तो पर कैपिटल, हाँ, डायबिटी की क्या बात करें, आज तो क्रोनिक डिजीज की अगर आप बात करें तो पूरी बाढ़ सी आई हुई है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसका जो मुख्य कारण हमारा खान पान है। और ये हमारे खान पान में आप देखेंगे ना कि अभी हम लोगों ने एक रिसर्च की थी कि 1970 से पहले और 2026 इसके दौरान में कितनी तेजी से बदलाव आया, जो भारत एक स्वस्थ देश से बीमारू देश की ओर बढ़ रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि जो हम लोग 1970 में, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे दादा परदादा जिन चीजों को खा रहे, जब तक हम चीजों को दोबारा नहीं लाएंगे, उन खान पान की वस्तुओं को दोबारा नहीं लाएंगे, ये संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो आपको याद होगा, आप तो शायद मेरे से काफी छोटे हैं, गोल्ड स्पॉट आया था पहले, और लोग बड़े उसको चाव से पीते थे, फिर कोला के सीरीज चले, जो भी चले, लोगों को मालूम ही नहीं था कि भी इसका क्या दुष्प्रभाव होने वाला है। और अभी भी दुर्भाग्यवश मैं बच्चों को देखता हूँ कि ब्रेड के साथ में या जो भी खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो कैसे ठीक होंगे? डाइजेस्ट ही नहीं होगा कोई चीज, तो ठीक कैसे होंगे वो? कोई भी इनमें से लगातार बीमार की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ आप, अर्चना जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो लोग जानकार हैं वो भी लापरवाही कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है विवाह शादियों के अवसर पर और पर ठूस ठूस कर खाते हुए, बे टाइम खाते हुए। ठीक कैसे होंगे हम एक कोई भी गाड़ी लेते हैं और उस गाड़ी में हम ध्यान रखते हैं कि अगर वो पेट्रोल की है तो पंप पर जाते ही सबसे पहले हम लोग उसको कहते हैं, जो पंप का तेल डालने वाला सेल्समैन है उसको बोलते हैं कि बेटा ध्यान रखना इसमें डीजल मत डाल देना। और हमने क्या खाना है और सारा दिन इसमें कचरा डाल रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा। गाड़ी की आप तुरंत सर्विस देखते हैं कि नई गाड़ी ली है तो उसको हम लोग 2 महीने बाद सर्विस करानी है, 10,000 किलोमीटर चल गई है, 20,000 किलोमीटर चल गई, हम बड़ा ध्यान रख रहे हैं।
जो गाड़ी हमें परमात्मा ने दी है, जिस गाड़ी को प्रकृति ने बढ़िया ढंग से चलाना है, उसको हम लोग ऐसा ऐसा कचरा डाल के खराब कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही शायद इसलिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में इतना सुंदर आपने जो ये वाघभट का जो वेलनेस रिसर्च सेंटर बनाया है, तो कैसे ये वाघभट का नाम और क्या इंस्पिरेशन रही? देखिए, वाघभट जो अब तो सब जानने लग गए, और इसमें मैं समझता हूँ कि राजीव दीक्षित जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि गट हेल्थ की बात करेंगे तो वाघभट जी का नाम आता ही आता है। उसके अलावा जैसे ही हमारे चाहे चरक, सुश्रुत, पतंजलि और पूरा हमारे तो सनातन संस्कृति भरी पड़ी है ऋषि मुनियों से, और इतना बड़ा रिसर्च है अर्चना जी कि अब तो पूरा फॉरेनर है। आपने अभी देखा कि योगा डे जो है सूर्यभट्ट ने बनाया, और हमारा रिसर्च, हमारे ऋषि मुनियों का वो ज्ञान जिसको पूरा विश्व मान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य अगर मैं कहूं हमारे देश का, कि आज भी हमें चिल्ला कर बताना पड़ रहा है कि भी हमारी संस्कृति ये है। कितना दुर्भाग्य है भाई। अब ये वेलनेस, ये हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा थी, प्राकृतिक चिकित्सा से बाहर जाते जाते वो नेचुरोपैथी हो गया। अब ये चीज हमको वापस बतानी पड़ती है कि हमारे यहाँ से आई है। तो अभी जैसे किसी से चर्चा हो रही थी तो वो बोले कि जब डॉक्टर से बुखार आता है तो वो बोलते हैं कि गीले कपड़े से आप वो करिए। बोले ये उन्होंने भी तो हमारी चीजें ली हैं, तो मतलब इसके पीछे हम कैसे लोगों को बोले कि भाई जो ये है पूरा एलोपैथी, इसमें भी जो ज्ञान है वो नेचुरोपैथी का ही जा रहा है। देखिए, हमारे ऋषि मुनि, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे बुजुर्ग सब ने हमारे शरीर को 5 तत्वों का माना है जी। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तो आपने देखा होगा कि संस्कार होने के बाद में ये पुनः सारे तत्व जो है जहां से वो हम निकले थे उसी के अंदर वो समाहित हो जाते हैं। नेचुरोपैथी जो है ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चिकित्सा है जी। प्रकृति कहती है कि जिस किसी वजह से आप लोग बीमार हुए हैं उसी वजह से आप उसको दूर करेंगे उस कार्य को तो ठीक होंगे। और ये यूरोपियन के तो समझ में आ रही है, हमारे समझ थोड़ी कम आ रही है। जब तक हम नहीं समझेंगे बीमार, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए बात में, हमारी जो अगर मानव की हम बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, तो हमारा जो शरीर है इसका जो डीएनए है वो लाखों वर्ष पुराना है, सब जानते हैं। अभी जो भी पैथी आई है, आज हम एलोपैथी की बात करें, अभी 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, जो भी आप इसका एक टाइम पीरियड देंगे, और आदमी अपनी रक्षा हजारों वर्ष से कैसे करते आ रहे हैं, प्रकृति ने की, तभी वो हमारा डीएनए आज इसमें हम अरबों की संख्या में पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे? प्रकृति की वजह से। प्रकृति प्रोटेक्ट करती रही हमें और हम पहुंचे। अब हम लोग उसी की बात कर रहे हैं ना दोबारा, कि उसी नेचर में जाओ, उसी नेचर में जाओ। अभी बहुत से एग्जाम्पल हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आज सुबह भी बता रहा था मैं, कि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो सुबह नंगे पैर रहने से दूर होती है, क्योंकि जो गुड इलेक्ट्रॉन है, अब तो साइंस भी कहने लगी, क्योंकि हमारा तो क्या है अर्चना जी की जो रिसर्च पेपर आ गया ना, उसमें तो ये हमारे तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि ये देखो जी वो रिसर्च आ गया। ये चीजें जब यहीं से अगर शुरू हुई, भारत से ही शुरू हुई, क्या कारण है कि इसकी रिकॉग्निशन पिछले कुछ सालों में कम हुई? क्यों हम दूसरे पैथीज की तरफ डाइवर्ट हुए? और आगे इन जो आज के टाइम पर ये जो प्रकृति चिकित्सा और इन सब थेरेपीज का आगे भारत में क्या फ्यूचर दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो चीज बाहर आई है कि जब हमारे देश में मुगल आए तो उस समय दुर्भाग्यवश वो तो चाहते ही नहीं थे कि भी हमारा ज्ञान जो है वो आगे बढ़े, और वो जो आक्रांता थे उसके बाद भी वो उनका तो चाहने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो तो इन चीजों से नफरत करते थे, और हमारे लोग भी उस दौरान संभाल नहीं पाए। और उसके साथ में उसके बाद में अंग्रेजों का आना हुआ, और अंग्रेज आप जानती हैं कि बहुत ही बुद्धिजीवी और एक अलग नेचर के थे। उनको मालूम था कि इनको क्या दिखाना है और कैसे करना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, किस तरह की इनको व्यवस्था देनी है ताकि ये गुलाम बने रहे। तो उस दौरान भी हमारे
जितने भी नैतिक मूल्य थे उनका आवास हुआ, हमारे गुरुकुल बंद हुए, हमारे जो मंदिर थे, जो हमारी गौरव था, उसको भी उनका भी आवास करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई यूरोपियन कंट्री के द्वारा कि भी जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो तो साइंटिफिक है, और जो आपके पास में है ये आपके पास में नीम हकीमों का ज्ञान है, आपके पास में ये साधु संतों को तो वो उस वे में मानते ही नहीं थे। वो तो आपको मालूम ही, आपने देखा भी होगा कि ये सांप सपेरों वाला देश कहते थे। इस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, इवन कहूंगी आजादी के बाद में भी, कि हमारा ज्ञान, हमारी सनातन संस्कृति हम तक पहुंचे नहीं और हम गौरवान्वित नहीं हो। हम जो वो दिखाए कि हमारा रिसर्च, हमारा साइंस, उसी को हम फॉलो करें, ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। 2014 में मोदी जी के आने के बाद में जो आयुष की स्थापना हुई, और मैं तो इसका क्रेडिट 100% जो आज वेलनेस की बात हो रही है, आज आयुर्वेद की बात हो रही है, आज यूं माने कि आयुष की बात हो रही है, चाहे वो यूनानी की है, चाहे हमारे किसी भी पैथी की है, सोवा रिगपा की है, इसके पीछे मैं 2014 की जो आयुष की पॉलिसी है और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देता हूं कि आज पूरे विश्व में जो चर्चा हो रही है उसके पीछे एकमात्र जो कारण है कि हमारी सनातन संस्कृति को हमारी सरकार आगे ले गई और पुनः स्थापित किया। और उसके साथ साथ में मैं बड़े ही खुले मन से हमारे परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का, एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर का, और उसके साथ में जिन भी ऋषि मुनियों ने, जिन भी साधु संतों ने हमारी इस सनातन संस्कृति को आगे लाने का कार्य किया, मैं उन सबको नमन भी करता हूं और उन सबको साधुवाद भी देता हूं कि आज उसी संस्कृति की वजह से हम पूरे विश्व के अंदर गौरवान्वित हो रहे हैं। आज पूरा विश्व, बहुत सारे देशों से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। योग भी सीखने आ रहे हैं, नेचुरोपैथी भी जानने आ रहे हैं, और ठीक हो रही है, ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ठीक हो रही है। और वो ऐसी बीमारियां, चाहे वो डायबिटिक है, चाहे वो आपकी बीपी है, थायराइड है, रिवर्स हो रही है। जो कहते थे ना कि भी सिर्फ एक गोलियां ही चलेंगी सारी उम्र और उसका डोज बढ़ती रहेगी, अब 100% जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं सब उसमें रिवर्स हो रहे हैं, बशर्ते कि आप अपना खान पान बदले, अपना रहन सहन बदले, अपनी दिनचर्या बदले और अपने सिस्टम में जो हमारी प्रकृति के साथ आए 100%। मोटा अन्न जो है ये श्री अन्न जो बोलते हैं अपन, इसको गट हेल्थ के लिए, यानी इनका भी कुछ है क्या कनेक्शन? क्या मैं वो जो 1970 की रिसर्च की बात कर रहा था, जिस मोटे अन्न को आप मिलेट्स के रूप में जान रहे हैं, तो अर्चना जी 1970 से पहले हमारे देश में था ही नहीं ये। गेहूं कहाँ था? गेहूं तो हमारे हरित क्रांति आने के बाद आया। पहले आप अभी जो हम खान पान की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ एक दो चीजें पूछता हूँ। हमारे गेहूं थी? नहीं। हमारी चीनी थी? नहीं थी। हमारे ये नमक था जो आज हम खा रहे हैं? सिंपल सी बात है। हमारे कहीं जंक फूड था? बिल्कुल नहीं था। हमारे ये जो प्रोसेस्ड फूड थे, कहीं भी इस तरह के जूस थे? कुछ भी नहीं था। तो हम स्वस्थ थे। तो सिंपल सी बात है, बीमारियां कहां से आई? जो हमने कचरा खाया उसी से। बिल्कुल। और अब उसको कचरा खाना बंद कर दो, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दो, जो चीजें पैकिंग वाली है। देखिए सबको मालूम है कि जो चीज पैकेज होगी, देखो खाने की चीज का क्या होता है, आज आपने रोटी बनाई, ठीक है, अब उसकी एक लिमिटेशन है 8 घंटे में खाने की। 8 घंटे में अगर आप लास्ट लिमिटेशन 8 घंटे तो मैक्सिमम है, बाकी रोटी का तो मुझे ये कि आपने बनाई और खाई, गरम गरम खाई, जितनी गरम गरम अच्छे ढंग से हमने ताजा स्वस्थ खा ली और वो पच गई। जितना वो पैकिंग में जाएगी, वो फ्रेश फूड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ब्रेड क्या है, सेम उसी तरह से, जिस तरह जैसे भी हमने कोई भी चीज पैकेज में लाई, उसके बाद उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो वैल्यू है, वो तो खत्म हो जानी है, वो तो पेट भरने के लिए रह जानी है और साथ में पता नहीं क्या क्या केमिकल्स लेके आनी है। ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखता हूँ, उनका खान पान देखता हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है
कि यार आपने इतनी बड़ी डिग्री हासिल करी, इतनी बड़ी तालीम हासिल करी, आप लोग खुद जो है पेशेंट को बताते हैं और खुद क्या खा रहे हैं और उसको अच्छी अच्छी पार्टी में शेयर करते हैं, देखते हैं सारी बातें। जब तक मैं फिर उसी मूल बात पर आऊंगा कि हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारी शरीर की प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक बीमारियां बढ़ती रहेंगी। तो अब एक इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। एक तो बिकॉज लंबा ही रास्ता तय करना है, जी लोगों को स्किल्ड करना है, लोगों को अवेयर करना है। आपने ये 3 प्रदेशों का बॉर्डर है, भारत का भी एक बॉर्डर है जी, जहां पर बिल्कुल। आपने ये पूरा सेंटर स्थापित किया है। जी तो आपको क्या लगता है इससे यहाँ पर रोजगार को भी एक नई बुनियाद मिलेगी? बहुत अवसर है पूरे विश्व के अंदर। इस समय आप देखेंगे कि जब से योगा का महत्व जाना है, उसी के साथ साथ जो हमारी वेलनेस की इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ी है। आज भी हमारे देश के अंदर थेरेपिस्ट की, BNYS की, BAMS की हमारे देश में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे विश्व भर में बहुत बड़ी मांग है। और सभी अच्छे कंट्रीज के अंदर खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे सेंटर खुल रहे हैं, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। इवन की गल्फ कंट्रीज के अंदर भी, अकेला यूरोपीय कंट्री नहीं है, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी बहुत बड़ी डिमांड है। और मैं तो युवाओं से आग्रह भी करूंगा कि आप +2 के बाद में BNYS करें, BAMS करें, और जो अनस्किल्ड लेबर है उनसे भी मैं कहता हूं कि और कुछ भी ना करें, आप थेरेपिस्ट के लिए जरूर जो हमारी DNP है उसको अवश्य करें। असल में क्या हो रहा है अर्चना जी कि ये एक ऐसी लाइन है कि लोग समझने लग गए कि अब हमें किस दिशा में जाना है। और जब मैं समझता हूं कि देश नहीं पूरा विश्व जाग रहा है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ी रोजगार की संख्या बढ़ने वाली है। हमारी खुद की कंपनी को हम इसी 26-27 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें हमें खुद को हजारों आदमियों की आवश्यकता है। जी तो क्या लगता है इसमें इस तरह के कोर्सेज और रन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। सारे अभी राजस्थान सरकार ने काफी अच्छी संख्या में DNP BNYS कॉलेजों को एफिलिएटेड किया है, क्योंकि साउथ में तो पहले ही था हमारे राजस्थान में कम था। और इससे निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को जो करियर है बहुत ही मैं उसको उज्जवल देखता हूँ। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इतने यानी स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ रहा है, तो ये एक डिसऑर्डर साथ में आ रहे हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री उसमें भी कुछ एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन की जो हम बात करते हैं, ये सारी चीजों में क्या रोल रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो चाहे युवा हो चाहे आप और हम हो, मैं देखता हूँ कि स्क्रीन टाइम जो है वो धीरे धीरे उसका सबका अर्चना जी बढ़ता जा रहा है। हम अकेले युवा को ही दोषी नहीं दे सकते। अभी मैं यात्रा करता हूँ तो मेरे साथ बहुत से लोग होते हैं। मैं देखता हूँ कि पहले जब हम यात्रा करते तो हमें ध्यान रहता था ये स्टेशन आ रहा है, ये प्लान मोड़ आ गया, इस रास्ते से हमें चलना है। अब किसी को कोई मतलब नहीं है, वो मोबाइल से शुरू करता है अपना सफर और जब सफर पूरा हो जाता है मोबाइल पर ही आके खत्म। अब उससे क्या होता है कि अनचाहा ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे को जुड़नी चाहिए थी। मैं फिर उसी प्रकृति की बात करता हूँ कि जब आप सफर करते हैं आप देखते हैं आंखें खोलकर कि पेड़ जा रहे हैं, झरने आ रहे हैं, पेड़ पहाड़ आ रहे हैं, या सड़क है, फ्लैट है, जो भी उसके रेत के टीले आ रहे हैं, तो हम कनेक्ट होते थे। और अब कहाँ कनेक्शन? और जितना स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है उतना स्ट्रेस तो आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये आपको सिर्फ देता है, लेता आपसे कुछ भी नहीं है, और दे रहा है आपको स्ट्रेस। तो इसमें वेलनेस के अंदर 100% हम लोग तनाव दूर करते हैं, एंजाइटी दूर करते हैं, लेकिन लास्ट में आगे बात आपके खुद पर आ जाती है कि दुष्प्रभाव तभी इसके हटेंगे जब आप समझेंगे कि इसका उपयोग केवल मात्र हमारे कार्य के प्रयोग के लिए होना चाहिए, न कि एनी टाइम किसी फालतू सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें अपना टाइम देना चाहिए। स्ट्रेस और स्लीप इन दोनों से गट हेल्थ भी बोल रहे हैं खराब हो रही है। 100%। तो अब इसका भी वेलनेस में है कुछ सॉल्यूशन? सारा ही देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार, एक्चुअल में वेलनेस है क्या, आप थोड़ा समझे। वेलनेस हमारी जिंदगी अच्छे ढंग से हम जिए कैसे,
बस सिंपल सा बात है, आप टाइम से सो, टाइम से उठो। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है कि जब मैं जागती हूँ तब आप जागो, जब मैं सोती हूँ सो जाओ। सिंपल सा। तो आज के जो एक तनावपूर्ण जो वातावरण है, उसपे एक बहुत ही पॉजिटिव जो मैसेज वो यही है कि प्रकृति के साथ चलो, जब सूर्य उदय हो सूर्य के साथ उठिए और सूर्य के साथ सोइए। सिंपल सी बात है। लंबी चौड़ा ज्ञान क्या है? आप एक बात बताइए कि जब आपकी नींद 7 से 8 घंटों की होगी, तनाव कैसे आएगा? रही बात गट हेल्थ की, ऑटोमेटिक ही सब सही होगा। जब आप समय पर खाना खाएंगे और क्या खाना है ये आपको नॉलेज में आ गया, बात खत्म। एंजाइटी का जो मुख्य कारण है, देखिए, हमारा खान पान, हमारा मोबाइल पर टाइम, हमारा जो वर्तमान के अंदर जो तनाव है वही है। जब आप अच्छी नींद लेंगे, अच्छी खुराक लेंगे, अपने आप को प्रकृति के अनुरूप डालेंगे तो ये अपने आप चली जाएगी। देखिए, शरीर जो है हमारा, ये हमारी जो भी क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया देता है। आपने अच्छा फ्रूट खाया तो आपने देखा होगा कि जब आप सेब खाते हैं तो आपका मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है, एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। आप कोई भी फ्रूट खा के देख लीजिए और उसके 15 मिनट बाद आप देखिए कि एकदम चेहरे में मुस्कुराहट और आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। और यही आप जंक फूड खा लीजिए और 20 मिनट बाद में जिस एंजाइटी की आप बात कर रहे हैं या जो भी है वो सब चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही। और मैं आपको एक ईमानदारी से बात बता दूं, हमारा जो ये खान पान है इसको हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा, हमारा जो डीएनए है, हमारी जो प्रकृति है, ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि लीवर फैटी होते जा रहे हैं। गट हेल्थ की आपने बात की तो कॉन्स्टिपेशन आप देखेंगे कि पहले कभी कभार सुना करते थे, अब तो मैं देखता हूं कि 100 में से 60 लोग पेट की दवा ले रहे हैं। ये सारी चीजें, अब जैसे ये सारा हमने डिस्कस किया, वेलनेस इसका प्लस पॉइंट, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, जैसे जो बात कर रहे हैं हम लोगों को इसकी अवेयरनेस कैसे दें, ये एक यक्ष प्रश्न है आज के टाइम पर। क्योंकि उतने ही फूड कॉर्नर्स भी हैं, जैसे अभी हमने बात की कि कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से बोलते हैं कि वहां पर चलो कुछ खाकर आते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हम देखें फूड कॉर्नर, जंक फूड कॉर्नर्स भी खुलते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, किस तरह से लोगों को अवेयर करें, ये एक स्ट्रेटेजी आगे एक, इसका भी एक आपका अनुभव जानना चाहेंगे। खुलते जा रही है ना जंक फूड के, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल, वो बेचारे तो सुबह ही जूस बेचना शुरू कर देंगे, सुबह ही फ्रूट खिलाना शुरू कर देंगे, आप जो डिमांड करेंगे। ये अवेयरनेस हमें लानी होगी और वो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो इकाई होती है वो अर्चना जी हमारा घर होता है। घर के जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, सबसे पहले तो उनको सुधरना होगा। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि जब मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, मैं अभी 1980 की भी बात कर रहा हूँ, मैं 1985 की भी बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कितना चेंजिंग आया है। कि पहले हम लोग जब सुबह उठते थे तो हमारे घरों में 2-3 एक अच्छी परंपराएं थी। सबसे पहले तो गांव में, जैसे मैं मेरी बात करूं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है मंदिर जाया करते थे और हम लोग सिख पंथ को भी मानने वाले हैं तो श्री गुरुद्वारा साहब भी जाते थे। ठीक है, सुबह उठ के प्रातः काली जाकर मत्था टेकाते थे। मेरी दादी जी जाते थे, मेरे बड़े बुजुर्ग जाते थे और हमारे उठने से पहले वो गुरुद्वारा साहब। फिर जब हमने होश संभालना शुरू किया, उन्होंने भी हमें भी जल्दी उठाना शुरू किया। हमारे से जिन्होंने मंदिर जाना था तो मंदिर चले जाते थे गुरुद्वारा साहब। तो हमारी एक अच्छी स्पिरिचुअल शुरुआत हो जाती थी। उसके बाद में घर के अंदर आते, जोत जगाते, जो भी पूजा पाठ करना होता करते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेट्रो सिटी हो चाहे हमारे गांव हो चाहे हमारे शहर हो, कितने लोग ऐसा करें? शुरुआत कहां से होगी? घर से होती थी और घर से बंद होगी। जब तक हमारे परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं उनको खुद पता नहीं होगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम नई जनरेशन को नहीं सुधार सकते। अब आप किसी भी घर में चले जाइए, सबसे पहले जाते ही आपको ठंडा चिल्ड वाटर ला के देगा, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद में फिर कोई जूस पैकिंग वाला ला कर देगा या वो चाय बनाएगा। कोई भी आदमी आपको, घर का जो मालिक है, गृहिणी है, उसका जो मालिक है, आपको लस्सी पिलाने की बात नहीं करेगा, आपको नींबू की शिकंजी पिलाने की बात नहीं करेगा, आपको शरबत पिलाने की बात नहीं करेगा।
सब पैकेट चीजें लेकर आएंगे। कि ऐसा ही नहीं, यही एक प्रश्न है कि बिस्लरी की बोतल बाहर पूरा पैकेज्ड फूड, यू नो, उस पे ट्रस्ट बहुत बढ़ रहा है। ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा, हाँ, वो अज्ञानता है। अब बिस्लरी की बोतल को आप शुद्ध मानते हैं, मैं किसी ब्रांड के नाम में नहीं जाऊंगा, जबकि हमारे जो घरों के अंदर पानी है वो उससे कई गुना बेहतर है। जो नॉर्मल अपने फिल्टर आरओ का पानी पीते हैं उससे कई गुना बेहतर है। लेकिन ये ट्रस्ट हमारे अंदर डाल दिया गया मैडम, एक सुनियोजित तरीके से, एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से। जिस तरह से हमारे अंदर ये डाल दिया कि आप दवाई लोगे तभी ठीक होगे, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रकृति और हमारा इम्यून सिस्टम हमें ठीक करेगा। तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग नंगे पैर घर में क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? हमारा फर्श गोबर का लिपा हुआ था। कारण क्या था? कि हम हमारी धरती माता के साथ कनेक्ट हो। उसको बाद में क्या डाल दिया गया कि ये तो वही कोई ब्राह्मणों का घर थोड़ी है जो जूते था। दो चीजें होती थी उनके पास में, एक तो हमारी जो जूते चप्पल है वो बैक्टीरिया है या जो भी जीवाणु है उसके साथ में घर के अंदर नहीं रहे, हाइजीन में रहेगा, और दूसरा कि हम कनेक्ट हो। फिर उसके बाद में आप देखें कि भी बड़े बुजुर्ग या जो भी हमारे एक फैमिली का था कि सुबह उठते ही धूप के अंदर जाते थे। हम लोग पैदल घूमते थे, धूप लेते थे, कौन ले रहे, घर एकदम पैक हो गए। फिर उसके साथ में हम लोग देखते थे कि भी धूप के साथ साथ हमारे घरों की खिड़कियां खुली रहती थी, ताजी हवा आती थी। अब सारा का सारा हमने बंद कर दिया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट षड्यंत्र ही होता रहा हमारे, वो एक दिखाएगी फिल्म कि भी आप इस तरह से हमें, जबकि हमारे घरों में, मेरे आज भी याद है, मेरे घर में तो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी बल्ब नहीं देखता, हर कमरा हवादार है। अब कहां पर है? जब प्रकृति के साथ आप जुड़ोगे नहीं तो बीमारियां तो आएंगी। धीरे धीरे प्रकृति से डिस्कनेक्ट होते गए, बिल्कुल मिट्टी से दूर होते गए, कई तरह के तनाव और कई तरह की बीमारियां आई। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसीलिए वेलनेस एक सही राह दिखाता हुआ और एक भारत को भी एक नई मार्गदर्शन यानी हमको दिखाता हुआ, एक जो हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री हो सकती है। मैं आपसे आपकी बात के बीच में चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ तनाव की। आप नित्य प्रतिदिन कुछ भी ना कीजिए, 1.5-2 घंटा पैदल रहने की आदत डाल लीजिए, पैदल चलने की, नंगे पैर, खासकर घास में या ऐसी जगह पर जहां पर कोई आपको किसी तरह की पैरों में तकलीफ नहीं हो। आप देखेंगे कि आपका जब 1 घंटा चलकर आएंगे नंगे पैर तो आपका तनाव पता नहीं कहां गायब हो गया। आप जुड़िए तो सही ना प्रकृति के साथ, आप जुड़ना ही नहीं चाहते, आप तो एक टेबलेट लिए और ठाठ से सोना चाहते हो, कहां जरूरत है भाई। रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक जो आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहना, हम लोगों को फिट रहना कोई जादू नहीं है, न कहीं से इसको कोई चीज आपको लानी है कहीं से भी। सिर्फ तो सिर्फ हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है और हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इतना ही ध्यान रखना। जब आपको ये नॉलेज आ गया कि किस समय खाना है और किस समय नहीं खाना और क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्वस्थ होने से नहीं रोक सकती। आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में मत फंसिए। आपके घर में सब चीजें हैं, आपकी रसोई में सब चीजें हैं, आपके बड़े बुजुर्गों के पास है, सिर्फ हमें वापिस लौट कर आना है। बस इतना ख्याल रखिए और फिर देखिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है आज के टाइम पर, हर जगह जो हम देख रहे हैं, प्रोटीन यानी बाहर का प्रोटीन घर घर में आ रहा है। अब जो घर का जो स्वस्थ आहार था वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है। उसके बारे में आपके क्या सुझाव है? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि सब ज्ञान का अभाव है। प्रोटीन हमारी रसोई में भरपूर मात्रा में, विटामिन, अगर हम B12 की बात करें वो भी हर तरह से, किस समय क्या खाना है। अभी देखिए हर घर के बाहर मोरिंगा खड़ा है, नीम खड़ा है, मीठी नीम लड़ी है, सारा अगर आप देखें इम्यून सिस्टम की बात करें, तुलसी आपको हर घर में मिल जाएगी। बात यह है कि हमें उसको क्रमबद्ध करना है और समयबद्ध करना है। दालें जो है हमारे पहले, अगर आप प्राचीन समय में देखें तो दिन में बना करती थी,
अब सबने रात को खानी शुरू कर दी, जबकि दाल रात को खानी चाहिए, प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है, कम से कम भी 8 घंटे उसको डाइजेशन में चाहिए। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा आपको एक पूरा डाइट चार्ट दूंगा, क्योंकि बताऊंगा तो बहुत उसमें समय लगेगा। किसी भी सप्लीमेंट को लेने की जरूरत नहीं, सप्लीमेंट्स भी बंद हो सकते हैं अगर अच्छा हेल्दी हमें। 100% सारी चीजें हमारी रसोई में है। आप आइए तो सही ना घर पे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी मेंटलिटी को घर पे लाना है, उसको घर से ही सारी चीजें। देखो बड़े बुजुर्गों ने कौन से सप्लीमेंट लिए, बिल्कुल सही है, जो अलग से लिए, जो हमारे नॉर्मल डाइट थी उसी में चले। और आप देखेंगे कि 100 ईयर्स तो हमारे यहाँ माना गया कि भी 100 साल एक आदमी जीता, और हमारे गांव में तो एक व्यक्ति थे जो 115 साल भी जिए। और अभी भी जापान में आप तो देखेंगे इंजेक्शन लग रहे हैं घर घर में इतना। हाँ, अभी भी आप जापान में देखेंगे तो एवरेज जो है हमारे से कई गुना अच्छी वहां की आ चुकी है। सारा का सारा खेल हमारे घर से शुरू होता है और हमारे घर पे ही खत्म होता है। जिस दिन हमारी रसोई सनातन संस्कृति की रसोई बन जाएगी, हमारी रसोई ऋषि मुनियों की रसोई बन जाएगी, हमारी रसोई हमारी दादी नानी की रसोई बन जाएगी, उस दिन अर्चना जी ये सारी चीजें जितने भी आप ये रोग देख रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। दोबारा हमारी सनातन संस्कृति की ओर आए, हमारे बड़े बुजुर्गों की ओर आए, हमारी प्रकृति की ओर आए। सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, बाहर मत भागे। ये सिर्फ जो पैकेज आपको चाहे वो प्रोटीन दिखाया जा रहा है या आपको कुछ भी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, ये सिवाय छलावा के अलावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये एक तत्कालिक लाभ देते हैं। लंबा जो आपको स्वस्थ रहना है वो आपको अपनी जो दिनचर्या की जो डाइट प्लान है उसी को ही व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सर एक चीज है, एक हमने बात करी होम कुक्ड फूड की और एक हो गया फास्ट फूड। अब फास्ट फूड और होम कुक्ड के बीच में घर में एक फाइट होती है माँ बाप की और बच्चों की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चे माँ बाप से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बात करी कि घर से ही हम शुरुआत करें, घर से शुरुआत करते हैं तो वो उसमें एक महाभारत का सीन भी आ जाता है कभी ना कभी। तो क्या लग रहा है कि बच्चे माँ बाप से क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? मैं अर्चना जी आपसे इसका उल्टा सवाल पूछता हूँ, माँ बाप कहाँ कनेक्ट है? कहाँ कनेक्ट है? इतनी भागदौड़ की उन्होंने जिंदगी बना ली, इतनी व्यर्थ की बिना वजह से। देखो कितना दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों के लिए वो कमा रहे हैं, जिन बच्चों के लिए वो सुविधा जुटाने की बात कर रहे हैं, कभी उसकी कार की बात करते हैं, कभी उसकी बाइक की बात करते हैं, अच्छे उसके कॉलेज की बात करते हैं, अच्छी पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उसको समय नहीं देते। ये हमारा दुर्भाग्य है। कभी उसको पास में बैठ के बताया कि तेरे परदादा का क्या नाम था, तेरे परदादा कौन थे, तेरी परदादी कौन थी, हमारे परिवार का इतिहास क्या है, हमारे गुरु कौन है, हम किस परंपरा से आते हैं, हम किस तरह से हमारे घरों में हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, किस तरह से आपको इस लेवल पर लेके आए। कभी हमने इतिहास की बात करी, देश की बात करी? जब आप देश की बात नहीं कर रहे, इतिहास की बात नहीं कर रहे, क्रांतिकारियों की बात नहीं कर रहे, घर के अंदर आप बच्चों को बता नहीं रहे कि हमारा खान पान कैसे था, गांव में कैसे थे, हमारे बुजुर्ग किस तरह से क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो कैसे वो कनेक्ट हो गए? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है, बच्चा आपसे कनेक्ट तभी होगा जब आप उससे संवाद करेंगे, उसके साथ में चाहे मित्रवत हो, चाहे वो आपका पिता पुत्र का संबंध हो। हर कोई जो कंपनी चाहता है ना जी, उस कंपनी के अंदर एक समान और एक अट्रैक्शन चाहता है। देखिए आज कोई भी बच्चा है अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल रहे रहते हैं, घंटा भी लगाएगा, 2 घंटे आप डांटते रहते हैं कि तू इतनी देर लगाया अपने दोस्तों के साथ, फिर भी वो कहेगा कि नहीं मम्मी मैं तो थोड़ी देर ही लगा कर आया। क्यों? क्योंकि उस बातचीत में उसके बीच में आकर्षण है, कहीं ना कहीं संवाद की कमी आ रही है। आप बच्चों को, युवा को दोष मत दीजिए। युवा तो क्या है कि सिंपल सा एक प्लेन कागज था, वो जब वो आज युवा हुआ है 18 साल का, लेकिन आप ये भी तो माने ना कभी वो 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था। आपने उस कागज पर क्या कोरा? क्या कोरा आपने? जो कोरा वही आपका अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब रही बात मोबाइल को इंपॉर्टेंस वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए कम हुई है कि आप समय पर उससे संवाद नहीं कर पाए। संवाद की बड़ी भूमिका है। हाँ, संवाद की भूमिका है। आप उसको अपना महत्व नहीं बता पाए। वो आपस में कहीं ना कहीं इसलिए भी कनेक्ट हो रहा है कि जिस समय उसको जरूरत थी आपकी,
आपने वो समय गवा दिया। और मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं, देर आए दुरुस्त आए, दोबारा एक तो कम से कम आप कर ही सकते हैं कि चलो दिन का भोजन तो उसको भी स्कूल जाना है, आपको भी ऑफिस जाना है, लेकिन रात्रि का भोजन तो हम साथ कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं, टाइम निश्चित कीजिए और उसी से भी देखिए आप कि आपका कनेक्शन कैसे होगा। देखिए मोबाइल की निसंदेह आज के टाइम में सबसे नेगेटिव भूमिका है, इसमें नो दो कोई, मैं 100% एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हम सिर्फ एक मोबाइल पर तो दोष नहीं दे सकते, हमारा भी तो दोष है कि भी कम से कम आप घर पे जाते हैं, ये तो तय कर लीजिए कि अब मुझे मेरे बेटे को बेटी को 1-1.5 घंटा 2 घंटे मुझे उसके साथ बितानी है, चाहे उसके साथ घूमने जाना है, चाहे उसके बाद में बातचीत करनी है। और फिर देखिए बच्चा उन सारी चीजों को फॉलो करेगा जो आप उनसे करवाएंगे, उसके साथ में व्यवहार वैसा कीजिए। तो एक और बहुत बड़ा गुरु मंत्र जिसको मैं बोलूंगी, इसको मान के चलिए कि घर के माहौल को एकदम सौहार्दपूर्वक रखिए, बच्चों के साथ कनेक्टेड होकर रहिए। जितना अच्छा कनेक्ट रहेगा उतना वो आपकी बात समझेंगे। और जो ये हमने बात करी थी कि फास्ट फूड और होम कुक्ड फूड, इसके कारण घर में कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि किस तरह से जुनेजा परिवार ने शिक्षा के जगत में, वेलनेस के, हेल्थ के जगत में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, तो समाज के लिए क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं? आप किस तरह से चाहेंगे कि 50 साल बाद समाज आपको याद रखे? मैं याद वाली बात तो मैं भी चाहूंगा, क्योंकि कल क्या होना किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा भारत स्वस्थ हो, हमारा भारत जो है विश्व गुरु बने, हमारा भारत की जो सनातन संस्कृति को जिसको पूरे विश्व में जाना पहचाना और उसको उचित स्थान मिले, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में, उसी के लिए प्रयासरत है। और जब हमारा भारत स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी मुस्कुराएंगे। समाज हमारा सशक्त होगा और भारत, मुझे लगता है विश्व पटल पर एक जो कहते थे कि विश्व गुरु होकर सबसे आगे चल रहा है, मुझे लगता है वो जो एक सपना है वो यथार्थ में परिवर्तित होगा। मैं तो पूरे भारतवासियों से सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि सारी चीजें हमारे पास में है, बशर्ते कि हम उनका प्रयोग करना शुरू करें। और कभी यूं इस लाइन को ये बनाना कि सारा ज्ञान हमारे पास में है, हमें विरासत में मिला है, बशर्ते कि हम उसका प्रयोग करें। कहा भी गया विश्व का कल्याण हो, जो हम कहते हैं। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं, विश्व के कल्याण की कामना करते हुए, और जल्द मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट अच्छी स्टोरी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।